अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बजटिंग इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बजट हमारे पास किस तरह से आता है, उसका क्या वे है, उसका क्या मैनुअल है। पाकिस्तान का जो बजट मैनुअल है उसकी हिस्ट्री ये है कि आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसके मुताबिक एक एक्ट बनाया गया था 2019 में। ठीक है, आर्टिकल 79 के मुताबिक जिधर भी आर्टिकल लिखा होगा उसका मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। और मैंने जिधर भी सेक्शन लिखा होगा इसका मतलब है वो किसी एक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपने कंसीडर करना है। सबसे पहले बजट मैनुअल क्या होता है? बजट मैनुअल वो चीज होती है, ऐसा हमारे पास पीडीएफ होता है, बेसिकली ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है हर एक एक चीज अबाउट बजट। अब बजट क्या प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज होंगी, उसमें कौन सी मेजर हमारे एक्टर्स हैं, क्या कैसे किस वे में बजट बनेगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास बजट मैनुअल में इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 79 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जिसके मुताबिक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट बना 2019 में। ठीक है, मतलब बहुत लेट हमारे पास ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट बना। उस एक्ट के बाद ये एक लीगल बेस प्रोवाइड करता है टू द मेकिंग ऑफ बजट मैनुअल। सेक्शन 43 ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 रिक्वायर्स कि जो हमारे पास फाइनेंस डिवीजन है वो 6 महीने के अंदर अंदर बजट मैनुअल बना के पेश करेगी। तो हमारे पास एट फेडरल लेवल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बजट मैनुअल बना था, जिसने ये डिसाइड करना था कि फाइनली ऑफिशियली हमारे पास बजट मेकिंग का क्या प्रोसेस है, उसके अंदर क्या मेजर फैक्टर्स आते हैं। अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ बजट मैनुअल और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट भी। जो हमारे पास पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट है ये ये बना था 2019 में। अभी मैंने बताया हमारे पास जो आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक पहले एक एक्ट बनना था। ठीक है, अब ये टोटल 27 पेजेस का एक्ट है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस दी गई हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनना जरूरी है। और इसी में अकॉर्डिंग टू आर्ट सेक्शन 43 बजट मैनुअल बनाया गया था। ठीक है, अब मैं बजट मैनुअल दिखाती हूँ। ये देखिए 140 पेजेस का जो बजट मैनुअल है, ये फर्स्ट टाइम इसका फर्स्ट एडिशन आया था 2020 में। सो ये फर्स्ट टाइम एट द फेडरल लेवल। इससे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बजट मैनुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पंजाब का अपना बजट मैनुअल है, जो सिंध है, केपीके है, बलोचिस्तान है, हर किसी का अपना अपना बजट मैनुअल ऑलरेडी था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का बना है 2020 में। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि बजट क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, कुछ सब कुछ बताया हुआ है। फिर चैप्टर 2 में इसकी बजट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज बताई हुई हैं। फिर हमारे पास बजट, इसका जो चैप्टर 3 है उसमें सारा फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि पाकिस्तान का बजट कैसे बनेगा, उसके अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। फिर चैप्टर 4 में हमारे पास न्यू अकाउंटिंग मॉडल है। अकाउंटिंग का मैंने पढ़ाया था कि जब भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज अ पार्ट, कि जब भी हम लोगों ने बजट एग्जीक्यूशन के बाद उसको चेक करना होता है कि क्या पैसे सही तरह से खर्च हुए या नहीं हुए, तो उसका अकाउंटिंग मॉडल एक आया था न्यू, जो कि जिसका फ्रेमवर्क इसमें बताया गया था। फिर बजट एक्टिविटीज सारी चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस है, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। बजट एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर एस्टिमेट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कैपिटल रिसीट्स, करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इंस्टेड जितना भी एट द लास्ट जितना भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे ना आगे, अभी हम लोग इस लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बजट में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड की गई, क्योंकि बजट मैनुअल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दो मेजर पहले हमारे पास चीजें आती हैं। हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 और हमारा बजट मैनुअल जो 2020 में बना था। ठीक है,
फिर अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बजट मेकिंग प्रोसेस असल में है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है बजटिंग साइकिल। इधर मैंने लिखा हुआ है कि बजट मैनुअल आया था, उसका फर्स्ट एडिशन जनवरी 2020 में, और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 इस ये लीगल कवर प्रोवाइड करता है बजटिंग को और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, कि किस तरह से हम लोग बजटिंग का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला सारा प्रोसेस आता है। अब हमारे पास आता है बजट साइकिल। जब भी आप पढ़ते हैं ना बजट इन द बिगिनिंग के व्हाट इज बजटिंग, क्या है बजट का प्रोसेस, क्या है सारा का सारा, तो वो है बजट साइकिल। सबसे पहले बनता है बजट की पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, ये फेडरल कैबिनेट सेट करती है। फिर बजट प्रिपेयर किया जाता है। अब बजट बनना, बजट साइकिल या बजट मेकिंग प्रोसेस डिफरेंट है और बजट प्रिपरेशन डिफरेंट है, आपने ये जहन में रखना है। बजट प्रिपरेशन बजट साइकिल का एक कंपोनेंट है जिधर बजट प्रिपेयर किया जाता है। फिर आती है बजट ऑथराइजेशन, आप उसकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज भी पढ़ सकते हैं कौन कौन सी है, कौन कौन ये कैरी आउट करवा रहा है। फिर बजट एग्जीक्यूशन होती है, फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग होती है, एंड देन रिव्यू किया जाता है। सबसे पहले जो बजट की प्रायोरिटी सेट करती है वो फेडरल कैबिनेट है। फेडरल कैबिनेट फिर बजट प्रिपरेशन के लिए भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, प्लानिंग डिवीजन और जितनी भी लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे पास जितने डिपार्टमेंट्स हैं एट द फेडरल लेवल, उनके पास वो बजट अपना प्रिपेयर करते हैं। फिर नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर उसको ऑथराइज करती है, उसको अप्रूव करती है। फिर बजट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अब पैसे भेजे जाने हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, प्लानिंग डिवीजन और लाइन मिनिस्ट्रीज जितने भी हैं उनको सारों को पैसा भेजा जाएगा। फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग की जाएगी उसकी। सबसे पहले हमारे पास आते हैं उसके अंदर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये हेड करते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बेसिकली एक ऑफिस का नेम है, ठीक है। इसको हेड करते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को हेड करते हैं अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज, सॉरी। इसके अंदर जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं बेसिकली ये डेजिग्नेशन का नेम है, और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज। ओके, आई एम कंफ्यूजिंग इट, तो मैं इसको बाद में आपको क्लियर कर दूंगी कि कौन क्या क्या डिपार्टमेंट है और उसको कौन हेड कर रहा है। फिर डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, भी हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही आती है, तो ये भी एक स्टैंडिंग कमेटी है जो रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का काम सर अंजाम देती है। फिर रिव्यू आता है, एंड पे आके वो सारा जो बजट होता है उसको रिव्यू किया जाता है, और वो कौन करता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये हमारे पास प्रोसेस है बजट साइकिल में। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है बजट का, वो आर्टिकल 78 से 84 तक है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा और हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स बने थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी हम लोग कुछ कुछ उसमें से जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो भी हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। अब हमारे पास आता है अभी हम लोगों ने जो बजट साइकिल पढ़ा है ना, या बजट मेकिंग प्रोसेस भी इसे कहते हैं। तो बजट साइकिल में हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेटिंग ऑफ बजट स्ट्रेटेजी, ठीक है। बजट स्ट्रेटेजी और प्रायोरिटीज हम लोग इधर सेट करते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों को पता चलता है कि फाइनेंस डिवीजन ये जितना भी काम कर रहा है ना, ये जितना भी बजट मेकिंग का प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो मेजर काम है वो फाइनेंस डिवीजन का है। हर जगह फाइनेंस डिवीजन का ही मेजर रोल होगा। फाइनेंस डिवीजन जो होती है वो तमाम मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स और डिपार्टमेंट्स को बजट प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हर जनवरी में, ठीक है, हर जनवरी में वो बजट कॉल सर्कुलर इशू करती है। अभी हम देखेंगे कि बजट कॉल सर्कुलर आखिर है क्या। तो सबसे पहले जो फाइनेंस डिवीजन है उसने तमाम मिनिस्ट्रीज को, तमाम डिवीजन्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए बजट कॉल सर्कुलर इशू करना है कि आप अपना जो बजट है उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, और उनको उन्होंने सेंड करना है बजट कॉल सर्कुलर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इन डिटेल्स कि बजट कॉल सर्कुलर क्या है। तो ये सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस डिवीजन जो होती है वो भेजती है सारी मिनिस्ट्री, सारे डिवीजन और सब डिपार्टमेंट्स को कि वो अपना बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट होती है हमारे पास, वो अपनी प्रायोरिटी सेट करती है और एक कंप्रीहेंसिव बजट स्ट्रेटेजी बनाती है। ये हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है। अभी हम लोग ना जब इसको मैं आगे लेके चलूंगी तो फिर मैं आपको और भी बताऊंगी।
इधर हमारे पास आती है बजट स्ट्रेटजी पेपर। ये इसके अंदर हम लोग, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो अपनी प्रायोरिटीज सेट करती है कि वो आने वाले सालों में कौन सी मेजर अचीवमेंट्स लेके चलना चाहती है थ्रू दियर बजट मेकिंग प्रोसेस। वो कौन सी बिगर स्ट्रेटेजीज, कौन सी मेजर पॉलिसीज को अचीव करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। अब द फेडरल कैबिनेट अप्रूव्स बजट स्ट्रेटेजी। जो कैबिनेट होती है जो कैबिनेट होती है वो बजट स्ट्रेटेजी पेपर को अप्रूव करती है और अपनी जितनी भी चीजें उनको प्रायोरिटाइज करती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो बजट स्ट्रेटेजी पेपर है ना, बजट स्ट्रेटेजी पेपर द सेकंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, द सेकंड डॉक्यूमेंट विच इज बजट स्ट्रेटेजी पेपर, इसके अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है बाय द फाइनेंस डिवीजन थ्रू इशुएंस ऑफ इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स। अब जो हमारे पास बजट स्ट्रेटजी पेपर आता है ना, उसके अंदर फाइनेंस डिवीजन बताता है तमाम मिनिस्ट्रीज को उनकी इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स। इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स क्या होती हैं? इट इज द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट के आप अपना बजट प्रिपेयर कर तो रहे हैं, लेकिन आपने किस हद में रह के अपना बजट प्रिपेयर करना है, कितनी मैक्सिमम अमाउंट हम आपको दे सकते हैं और इससे ज्यादा हम लोग नहीं दे पाएंगे, वो हम लोगों ने बजट स्ट्रेटेजी में डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। क्योंकि बजट स्ट्रेटेजी एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होती है आने वाले सालों के लिए, कि उन्होंने कितना पैसा किस चीज के लिए रखा है, ठीक है। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है कि वो किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जिसको प्रायोरिटाइज करके ज्यादा अहमियत मिलेगी उसको ज्यादा पैसे होंगे, उसकी इंडिकेटिव बजट सीलिंग ज्यादा होंगी। जिनको पैसे कम मिलेंगे, जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे होंगी, उनको पैसे कम मिलेंगे, उनकी इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स कम होंगी, ठीक है। तो इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं हमारी बजट स्ट्रेटेजी पेपर के अंदर, और फिर वो भी कम्युनिकेट कर दी जाती है तमाम मिनिस्ट्रीज को कि आपको हम लोग कितने पैसे दे सकते हैं। इधर तक हमारे दो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। ये आ गया सेटिंग ऑफ बजट स्ट्रेटेजी। फिर हमारे पास आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन ये है कि फाइनेंस डिवीजन, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव डिवीजन, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, एफबीआर एंड लाइन मिनिस्ट्री डिवीजन टेक एक्टिव पार्ट इन बजट प्रिपरेशन। हम लोग अभी बजट प्रिपरेशन को ना पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगी। अब जो बजट प्रिपरेशन है ना, उसके अंदर मेजरली होता क्या है कि हम लोग अपने बजट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीट्स एंड फाइनेंसिंग बाय एंटिटीज टू द फाइनेंस डिवीजन, कि हम लोग बताते हैं कि क्या हम लोगों ने कुछ एस्टिमेशन, फॉर एग्जांपल मैं महनूर को एक भेजती हूँ कि मेरे पास ये बजट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मैं इन चीजों को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, अब आपने अपना बजट बनाना है। महानूर बताती हैं कि आने वाले साल में वो बजट एस्टिमेट्स करेंगी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, के कितने पैसे वो लेंगी, ठीक है। रिसीट्स का मतलब जो हम लोग उनको देंगे, जो भी उनके रिसोर्सेज होंगे वो कितने लेंगे और वो कितने खर्च करेंगी, ठीक है। तकरीबन ये सारे बजट एस्टिमेट्स वो लगा के मुझे देंगी, तो प्रिपरेशन करके मुझे देंगी। फिर हमारी आती है ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन में आपने ये ध्यान रखना है, हमारे पास अब आ गया थर्ड डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट। अब जब हम लोग हर मिनिस्ट्रीज, मेरे पास फॉर एग्जांपल आप इस वक्त 10 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं सपोज कर लेती हूँ मेरे पास टोटल अपने कंट्री में 10 डिवीजन है। अब मैं आप 10 के 10 लोग ना उन डिवीजन्स के हेड है। आप उन डिवीजन्स के प्रॉपर एस्टिमेट्स और उनके एक्सपेंडिचर्स की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स के एस्टिमेट्स बनाएंगे कि आप कितना रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे, कितने स्पेंड करेंगे, सारा कुछ बना के, सब एस्टिमेट्स बना के डिक्लेयर करके आप मुझे भिजवाएंगे। अब मैं उनको सारों को मिला लूंगी, मैं मिला के उसका एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी जिसको मैं कहूंगी एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है। तो एनुअल बजट स्टेटमेंट
एनुअल बजट स्टेटमेंट मैं नेशनल असेंबली के सामने पेश करूंगी। नेशनल असेंबली उसको पहले तो अप्रूव करेगी, उसमें दो स्टेजेस हैं, इसके अंदर दो स्टेजेस हैं। पहले तो नेशनल असेंबली उसको अप्रूव करेगी और फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। अब जो अप्रूव्ड बजट होगा ना, जिसको नेशनल असेंबली भी पास कर देगी और जिसको प्राइम मिनिस्टर भी पास कर देंगे, उसको हम कहेंगे स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है, लेकिन इसका नाम फिर वही जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है, ये एक तरह से एक फुलफिल्ड सब एक फाइनल डॉक्यूमेंट ही है हमारे पास जो बजट होता है। लेकिन जब ये एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो उसका नाम चेंज होके स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर बन जाता है, क्योंकि उसमें में भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो और फिर चेंजेस वगैरह हो के अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द लेजिस्लेचर उसका जो फाइनल नेम होगा वो होगा स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स देखे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बजट कॉल सर्कुलर, फिर हम लोगों ने देखा बजट स्ट्रेटेजी, फिर वो प्रिपरेशन ऑफ बजट पे आती है, फिर जब बजट बन जाता है तो उसको एनुअल बजट स्टेटमेंट कहते हैं, जब वो ऑथोराइज हो जाता है तो उसको कहते हैं स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। अब ऑथोराइजेशन के बाद उसकी आई डोंट नो व्हाई कि इधर वो एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट नहीं आ रहा। फिर हमारे पास आती है बजट एग्जीक्यूशन, जो हमारे पास 4th पॉइंट है। बजट एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास आती है रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, एक्चुअल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड। अब एक जगह होती है एग्जीक्यूशन। अब जितने एस्टीमेट्स हम लोगों ने लगाए होते थे ना, पहले हम लोगों ने लगवाए थे एस्टीमेट्स, ठीक है। फिर हमारे पास आती है एक्चुअल जो रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो फिर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज होते हैं उनको हमारे पास मॉनिटर किया जाता है और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिंग एंटिटी जो होती है वो रिकंसाइल करती है, कि देखती है कितने पैसे हम लोगों ने दिए थे, कितने लग रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करेंगी विद एजीपीआर, Accountant General Pakistan Revenues. The Office of the Accountant General Pakistan Revenues plays a pivotal role in maintenance and reporting of accounts of the to the Finance Division on periodic basis. अब जितने पैसे लग रहे हैं ना, एक्चुअल में जितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, उतनी ही वो अकाउंटिंग वाले हर चीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाले हर चीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाले जब हर चीज नोट कर रहे हैं, फिर वो उसको ऑडिट में पेश करेंगे। फिर होता है बजट रिव्यू। बजट रिव्यू किया जाता है। मिड ईयर रिव्यू ऑफ द रेवेन्यू फाइनेंसिंग एंड एक्सपेंडिचर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली बाय 28th February of each year as required by the Public Finance Management Act 2019. Finance Division has also started quarterly based budgetary review. पहले सिर्फ मिड ईयर रिव्यू ही होता था, अब उन्होंने क्वार्टरली बेस्ड बजटरी रिव्यू भी स्टार्ट कर दिया आफ्टर एवरी 3 months। तो मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट इज टू बी सबमिटेड बिफोर द पार्लियामेंट एनुअली। अब इधर एक 4th डॉक्यूमेंट का नाम आया, मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एनुअल बजट स्टेटमेंट के साथ। एनुअल बजट स्टेटमेंट ABS, जो इधर मैंने भी पढ़ाया है, एनुअल बजट स्टेटमेंट जो ऑथोराइजेशन के लिए जाता है। तो एनुअल बजट स्टेटमेंट के साथ ही हमारे पास आता है मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। और ये भी मैं भी बताती हूँ कि क्या चीज है, ये क्यों आता है, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था, हम लोगों ने इधर लिखा हुआ था, सबसे पहले जो फाइनेंस डिवीजन है वो बजट कॉल सर्कुलर भेजेगी एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी ऑफ ईच ईयर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो बजट कॉल सर्कुलर है क्या, क्यों ये सबसे पहले भेजा जाता है, इसकी इतनी प्रायोरिटी क्यों है?
इसके अंदर होता है बजट कैलेंडर। आपने फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूँ, हमारे पास है कोमल, ठीक है, मैं कोमल को भेजती हूँ बजट कॉल सर्कुलर इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। मैं उनको बताती हूँ कि बजट कैलेंडर क्या है हमारे पास, आपने मुझे कब सारे एस्टिमेट्स बना के भेजने हैं, आपने कब मुझे एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स बना के भेजने हैं, आपने कब मुझे रिसीट्स के एक्सपेंडिचर बना के भेजने हैं, कब 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 क्या क्या कैसे कैसे चीजें होंगी, मैं हर चीज, तमाम बजट कैलेंडर उसके अंदर जितना भी आने वाले 6 महीनों में टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ जो भी हमारे पास चीजों का होगा, जब तक ऑथोराइज वगैरह होगी और जैसे वो एग्जीक्यूट होगा, मैं तमाम का तमाम बजट कैलेंडर बजट कॉल सर्कुलर के अंदर भेजूंगी। फिर मैं बजट प्रोसेस भी शामिल कर दूंगी बजट कॉल सर्कुलर के अंदर कि ये प्रोसेस है, आपने इस तरह से बनाना है। फिर मैं सारी इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करूंगी कोमल को। फिर मैं उनको बजट कॉल सर्कुलर के अंदर फॉर्म्स भी भेजूंगी। अब फॉर्म्स क्या होते हैं, ताकि वो प्रिपरेशन करें और सबमिशन करें ऑफ द डिटेल्ड बजट एक्चुअल एस्टिमेट्स। मैंने भी बताया था कि जब भी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं ना, एस्टिमेट्स क्या लगाए गए थे। अब फॉर एग्जांपल 2023 टू 2024 का अभी जो चल रहा है, इसके कुछ एस्टिमेट्स लगाए गए थे बिफोर द फाइनेंशियल ईयर। अभी एक मिनट रुके, मैं आपको ना दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इसको दिखाती हूँ इधर से। कुछ भी है, जब भी कोई चीज आती है ना, उसके अंदर आता है बजट 2023, ये एक्चुअल बजट है, ठीक है, एक्चुअल रिसीट्स हैं ये, नॉन टैक्स रेवेन्यूज की एक्चुअल रिसीट्स हैं, ठीक है, जो पिछले साल बनाई गई थी एट द स्टार्ट ऑफ द बजट। फिर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको उस दिन भी बार बार बताया था कि इन्फ्लेशन होती है, चीजें बदलती हैं, मुल्की हालात बदल रहे होते हैं, इंटरनेशनल कंडीशन चेंज हो रही होती हैं, तो हमारा जो मनी, हमारी जो हमारा जो करेंसी है, उसकी वैल्यू कभी ज्यादा होती है, कभी वो डी वैल्यू होता है। तो उसके मुताबिक हम लोग अपने बजट को थोड़ा बहुत रिवाइज भी करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी परफॉर्मा भेजते हैं, और आने वाला जो न्यू स्टार्ट होना है ना ईयर, उसके लिए हम लोग जो एस्टिमेट्स हैं वो बनाते हैं। सो इधर हमारे पास जो बजट कॉल सर्कुलर है, उसमें प्रीवियस ईयर, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है ना, उस फिस्कल ईयर के एक्चुअल एस्टिमेट्स दिए होते हैं, जो सबसे पहले वाले हैं, जो भी मैंने आपको दिखा दिए, जो सबसे पहले वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले कौन से, बजट 2023 वाला, ठीक है। इधर वही मैंने जो अभी करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, मैंने 2023 2024 के लिहाज से एग्जांपल किया। फिर उसके अंदर आते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द प्रेजेंट फिस्कल ईयर। अब इसके अंदर रिवाइज कर दिए गए एस्टिमेट्स को फॉर द प्रेजेंट फिस्कल ईयर। फिर हमारे पास जो आने वाला साल है, उसके लिए हम लोग बजट एस्टिमेट्स बनाते हैं फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। इन सब के परफॉर्मे रिलेटेड टू द रिसीट्स, रिलेटेड टू द करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, हर चीज का परफॉर्मा फॉर्म्स उसके अंदर होते हैं। तो बजट कॉल सर्कुलर के अंदर हम लोग अपनी मिनिस्ट्रीज की, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि मैंने कोमल को हर एक एक चीज भेज दी है, ठीक है। उसके अंदर बजट कॉल सर्कुलर के अंदर बजट कैलेंडर भी है, बजट प्रोसेसेस भी हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, एंड फॉर्म्स ऑफ फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन, सारी चीजें मैंने उनको प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। So it is an official notice issued by the finance department to line ministries inviting them to prepare and submit estimates for the following financial year, के आने वाले साल के अंदर जितने भी उनके estimates होंगे for the receipts, for the current and development expenditures, हर एक चीज वो बनाएंगे। फिर हम लोगों ने बात की थी बजट स्ट्रेटेजी पेपर की। हमारे पास करंटली मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर एग्जिस्ट करता है। मैं भी बता दूंगी कि मीडियम टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये देख लें कि बजट स्ट्रेटेजी पेपर हम लोगों ने सेक्शन 3,
सेक्शन 3 ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 के मुताबिक बजट स्ट्रेटेजी पेपर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल प्रोजेक्शंस प्रिपेयर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कि हम लोग एट द मेजर बिगर लेवल, एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, और क्या फिस्कल प्रोजेक्शंस हम लोग पेश कर रहे हैं, आने वाले साल को हम लोग इकोनॉमिकली किस तरह से देख रहे हैं। इट प्रेजेंट्स द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, कि आप किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, टैक्स रेवेन्यू भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, आपकी स्पेंडिंग पॉलिसीज क्या होंगी, आपकी इंडिकेटिव सीलिंग्स क्या होंगी, इसको इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स भी कहते हैं, इसको इंडिकेटिव स्पेंडिंग लेवल्स भी कहते हैं। मैंने भी बताया था, इसी के मुताबिक ये बजट स्ट्रेटेजी पेपर में हम लोग इंक्लूड करते हैं अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक, कि हम लोग किस चीज को कितना पैसा देना अफोर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रायोरिटी। इसके अंदर फिर आता है मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यूज एंड इंश्योरिंग फिस्कल डिसिप्लिन एंड कंसोलिडेशन आर द बेड रॉक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा करें, उनको मैक्सिमाइज करें, और अपना फिस्कल डिसिप्लिन को इंश्योर करवाना चाहते हैं। ठीक है। अब मीडियम टर्म का क्या मतलब है, बजट स्ट्रेटेजी पेपर तो ये ना बेसिकली कि हम लोगों ने उसमें अपनी आने वाले सालों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, और उसके फिस्कल प्रोजेक्शंस डिक्लेयर करने हैं। लेकिन मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर क्या है, मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस का मतलब ये है कि हम लोगों ने 3 इयर्स की बेस पे अपना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करनी है और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर। ये हमारा मोटिव होता है। पाकिस्तान में जो मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर बनता है उसके अंदर तकरीबन वो 3 सालों के लिए बनता है। सो इस दफा दोबारा से नया मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस की गई हैं टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान में है वो यूजली 3 सालों के लिए होता है। सबसे पहले एक एनुअल बजट होता है जिसका टाइम पीरियड टी होता है, फिर हम लोग उसी के मुताबिक फॉरवर्ड एस्टिमेट्स भी लगाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है टी नेक्स्ट ईयर T+1, उसके अंदर हम एनुअल बजट बनाते हैं 2024 के लिए, और उसी के मुताबिक फिर आगे फॉरवर्ड एस्टिमेट्स डिक्लेयर करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी किए होते हैं, लेकिन उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फिर T+2 आता है, ये भी अब स्ट्रेटेजी वो सेम ही रह रही है। ये 3 सालों के लिए तकरीबन हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर लिया अपने बजट स्ट्रेटेजी पेपर में, या मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर, ये दोनों का एक ही नाम है। ठीक है। तो हम लोगों ने वो डिक्लेयर कर दिया हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसी के मुताबिक ही हम लोग अपना एनुअल बजट बनाएंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट भी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनुअल बजट बनाते जाते हैं फॉर द कमिंग ईयर्स। अब जो 2023 और 2024 का बजट स्ट्रेटेजी है वो है अ ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिवाइवल फॉर पाकिस्तान। मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है कि हम लोगों ने इकोनॉमिक रिवाइवल और स्टेबिलिटी लेके आनी है, इन्फ्लेशन को कर्ब करना है और मूव करना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है एड्रेसिंग फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स and improving the country's balance of payment positions, enhancing pro-poor spending, introducing targeted subsidies and provisioning of essential food items at subsidized rates, ensuring optimal resource generation both tax and non-tax। हम लोगों ने टैक्स और नॉन टैक्स दोनों बेसिस पे अपनी रिसोर्स को जनरेट करना है, टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करना है, और हम लोगों ने अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस फैसिलिटेटरी एंड फ्रेंडली पॉलिसीज। तो ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं 2023 टू 2024 के बजट के। अब मैं इनको दिखा भी देती हूँ, ये हमारे पास कहाँ कहाँ हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले भी मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट पढ़ाया था वो बजट कॉल सर्कुलर था। ठीक है। बजट कॉल सर्कुलर है ये मुझे भी करंटली 2023 टू 2024 वाला मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी को इंक्लूड कर दिया ताकि एक दफा आप देख लें कि क्या है इसमें नो हाउ। ठीक है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर एक बजट कैलेंडर दिया हुआ है फुल। ठीक है। फुल फ्लैज उन्होंने बताया हुआ है किस तारीख तक, 15 मार्च तक ये एस्टिमेट्स जमा करवाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट 15 मार्च तक, उसी सॉरी 15 मार्च तक कुछ और प्रपोजल्स हम लोग दिए जाएंगे। फिर उन्होंने 15 मार्च तक लिखा हुआ कि सबमिशन ऑफ प्रपोजल करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर
फिर डिफरेंट चीजें उन्होंने मतलब लिखी हुई हैं कि क्या हमारे पास क्या एग्जैक्ट कैलेंडर है, और हम लोगों ने कैलेंडर के मुताबिक ही ये चीजें सबमिट करानी होती हैं जिसका फिर बजट मेकिंग प्रोसेस भी दिया हुआ है। फिर उन्होंने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, भी हमने पढ़ा था इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिर हम लोगों के पास देख रहे हैं सारे फॉर्म्स भी हैं, सब फॉर्म्स जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो उन्होंने दिए हुए हैं। सारी चीजें उसके अंदर इनलिस्ट की हुई हैं, हर एक एक चीज, हर इंट्रोडक्शन, हर चीज उन्होंने बजट कॉल सर्कुलर में प्रोवाइड की हुई है। तो ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन जनवरी तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स, तमाम मिनिस्ट्रीज, हर किसी को ये बजट कॉल सर्कुलर भिजवा दिया जाता है कि हम लोग ये तारीख को, जिस तरह मैं एक अपना बजट ये सेशन का प्लान दूं कि हम लोग किस दिन पे कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, हर चीज बताऊं, सारी इंस्ट्रक्शंस दूं आपको, किस मोड में लेक्चर्स भेजे जाएंगे, आपको किस मोड से नोट्स दिए जाएंगे, हर एक एक चीज उसके अंदर इनलिस्ट कर दूं, तो वो हमारा बजट कॉल सर्कुलर होगा। फिर हमारे पास आती है बजट स्ट्रेटेजी, मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर। इसके अंदर ये देखिए अभी जो न्यू बजट स्ट्रेटेजी पेपर बना है ये फिस्कल ईयर 2023 से 2026 तक बना है, 2025 2026 तक। तो ये 3 इयर्स के लिए मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर बना है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है मीडियम टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क, प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, इंडिकेटिव बजट स्पेंडिंग लेवल्स भी लिखे हुए हैं किसके लिए क्या है, फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में। न्यू इनिशिएटिव्स क्या कौन कौन से होंगे, और पब्लिक डेब्ट क्या है, और कंक्लूजन उसका बताया हुआ है। तो ये सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की गई है, मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की गई है। अब ये जो मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी है ना, ये इस तरह से भी बनाई जाती है। और अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट देखा हो ना, ये वाला जो बजट इन ब्रीफ वाला डॉक्यूमेंट, ये काफी ना अक्सर लोगों के पास ये पढ़ा होता है, अक्सर लोग इसको पढ़ते भी हैं, बजट इन ब्रीफ। तो बजट इन ब्रीफ से पहले भी अक्सर औकात इन्होंने जो बजट स्ट्रेटेजी है वो इनलिस्ट की होती है उस फिस्कल ईयर के लिए, फिस्कल ईयर जिसके लिए बजट बन रहा है। इधर हमारे पास की प्रायोरिटीज दी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की बजट स्ट्रेटेजी दी हुई है फिस्कल ईयर 2023 से 2024 तक की, और उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव्स अभी मैंने लिखे हुए आपको दिखा भी दिए थे। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो इस फिस्कल ईयर में अचीव करना चाहते हैं। तो ये बजट स्ट्रेटेजी जो होती है वो बजट इन ब्रीफ से पहले भी दी हुई होती है। आई होप कि इधर तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बजट कॉल सर्कुलर है हमारे पास, फिर मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर है, फिर हमारे पास आता है बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। अब मैंने आपको इधर से, अभी मैं आपको इधर से पढ़ा रही थी बजट साइकिल। साइकिल में हम लोगों ने सेटिंग ऑफ बजट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज ये भी दोनों पढ़ ली। इसमें हम लोगों ने बजट स्ट्रेटेजी पेपर भी देखा, और हम लोगों ने बजट कॉल सर्कुलर देखा, और फिर बजट स्ट्रेटेजी पेपर देखा। अब हम आते हैं बजट प्रिपरेशन पे, जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास आता है बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। बजट प्रिपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को फाइनेंस डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बजट कॉल सर्कुलर भेजती हूँ, ठीक है, सारी तमाम मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स को। अब आगे से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स होंगी, वो जो बजट कॉल सर्कुलर है उसे रिसीव करेंगी और उसको फॉरवर्ड कर देंगी टू द मेजर टू द ऑफिसर्स और डीडीओज। डीडीओज मैंने आपको बार बार हाईलाइट किया कि जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की पे काम कर रहे होते हैं, और ये सारा, इनको सारी चीजों का पता होता है, और ये बजट प्रोपोजल अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मर्स, जो हम लोगों ने परफॉर्मर्स दिए होते हैं बजट कॉल सर्कुलर में, उसके मुताबिक अपना बजट प्रपोजल बनाते हैं, उसको सबमिट कराते हैं, और फिर वो जो डीडीओज हैं, सॉरी, इधर से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स डीडीओज या ऑफिसर्स को अपना जो बजट कॉल सर्कुलर है उनको फॉरवर्ड करेंगे टू सबमिट बजट प्रपोजल बाय ड्यू डेट, क्योंकि मेंशन की होती है ना हम लोगों ने डेट्स अपने बजट कॉल सर्कुलर में, डिपेंडिंग अपॉन द बजट कैलेंडर। तो वो सारी चीजें उनको फॉरवर्ड बताते हैं कि इस तारीख तक आपने अपना बजट प्रपोजल देना है। बजट प्रपोजल के अंदर हम लोग अपनी एस्टिमेट्स लगा के शेयर करते हैं। फिर डीडीओज
will undertake budget preparation exercise, prepare and submit budget proposal by due date to administrative departments। फिर वो administrative departments को send करेंगे और फिर administrative departments उनको review करेंगी और amend करेंगे अगर कुछ भी जरूरत हुई तो, और फिर उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही अकॉर्डिंग टू दियर पॉलिसी गाइडलाइंस और गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देगी। ये हमारे पास है बजट प्रिपरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसी को एक डायग्राम में हाईलाइट किया गया है। ये देखें, इधर हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इधर हमारे पास है डिफरेंट हेड्स और डिपार्टमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम लोगों ने ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ था, और इधर है हमारे आगे उनके अटैच डिपार्टमेंट्स या उनके रीजनल हेड्स होंगे या कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होंगे या उनके ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, डीडीओज होंगे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है बजट कॉल सर्कुलर, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं बजट मेकिंग की, उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर न्यू आइटम स्टेटमेंट होता है और बजट ऑर्डर होता है। न्यू आइटम स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास कौन से हमारे पास जो न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनने होते हैं ना, उनकी लिए न्यू आइटम स्टेटमेंट बनती है। और अगर हमारे पास जो करंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो ऑलरेडी रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिस तरह सैलरीज हैं लोगों की, कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर है जो ऑलरेडी हो रहा है, ऐसी चीजें जो रूटीन के काम है, उनके लिए बजट ऑर्डर होता है। फिर कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज शेयर की जाती हैं, वो सिर्फ बीसीसी में ही होता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जो हेड्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स करते हैं, और जो डीडीओज या और उनके अंडर लाइन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वो उनको बजट एस्टिमेट्स प्रिपेयर करके देते हैं। अब क्या होता है, वो बजट एस्टिमेट्स जो पूरे करके देते हैं वो हेड्स एंड डिपार्टमेंट्स के पास आते हैं, वो उनको कंसोलिडेट और रिव्यू करके दोबारा देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। इधर तक हो जाती है बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। फिर हमारे पास आता है, हम लोगों ने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था, बजट ऑथोराइजेशन का, ठीक है। अब इधर से बजट ऑथोराइजेशन वाला प्रोसेस है। बजट ऑथोराइजेशन में क्या होता है कि वो जितने भी फाइनेंस डिवीजन के पास हमारे बजट प्रिपेयर होके आते हैं, वो उनको कंसोलिडेट करने के बाद उनको इकट्ठा जमा करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट, ABS। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर जगह पे एनुअल बजट स्टेटमेंट आ रहा होता है। मैं इधर से भी दिखा देती हूँ जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पहले तो किया था सेटिंग ऑफ बजट, इधर से मुझे रिमूव करने दें, फिर मैं इधर से दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमने भी देखा था सेटिंग ऑफ बजट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, उसमें हम लोगों ने बजट कॉल सर्कुलर देखा, उसमें हमने बजट स्ट्रेटजी पेपर देखा। फिर हम लोगों ने बजट प्रिपरेशन पढ़ी, उसमें देखा हमने फाइनेंस डिवीजन अपने अटैच डिपार्टमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंड करता है बीसीसी बजट कॉल सर्कुलर, और उसको वो फिर आगे अपने डीडीओज को या नेक्स्ट ऑफिसर्स को सेंड करते हैं, और फिर वो जो नेक्स्ट ऑफिसर्स होते हैं वो बजट एस्टिमेट्स प्रिपेयर करके, बजट प्रपोजल प्रिपेयर करके दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फिर उसको कंसोलिडेट करके फाइनेंस डिवीजन को भेज दिया। अब फाइनेंस डिवीजन जब सब के जमा कर लेती है, तमाम लाइन मिनिस्ट्रीज, तमाम डिपार्टमेंट सबके जमा कर लेती है, तो वो भेजती है नेशनल असेंबली के पास फॉर ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन के लिए जब वो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल बजट स्टेटमेंट, ये हमारा आर्टिकल 80 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे पास एनुअल बजट स्टेटमेंट में जितने भी एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, रिसीट्स का मतलब मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जितने भी हमारे रिसोर्सेज या रेवेन्यूज होंगे उनको रिसीट्स कहेंगे, और बाकियों को हम लोग एक्सपेंडिचर कहेंगे, जो चीजें हम लोग स्पेंड करेंगे। तो हमारे पास एनुअल बजट स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 73(1) कहता है कि हम लोग फिर जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है, जब वो नेशनल असेंबली एक्सेप्ट कर लेगी तो वो ट्रांसमिट किया जाएगा, सेनेट को भेजा जाएगा। फिर हमारे पास एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में ही सेक्शन 4 है,
पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट का, वो कहता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज वगैरह होनी चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ फिस्कल रिस्क। फिस्कल रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे आने वाले सालों में जो हम लोगों को एक पोटेंशियल थ्रेट रखता है, ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन द फिस्कल फोरकास्ट, बजट के लिहाज से, पैसों के लिहाज से जो हमें आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में जो मसला क्रिएट करेगा ना, वो हमने फिस्कल रिस्क रखने हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास है फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट, ये एनुअल बजट स्टेटमेंट, ये भी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगी, इसके अंदर ये दिया हुआ है। एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर ही हमारे पास जो फाइनेंशियल फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट होती है वो डिक्लेयर की जाती है, इसका एक अलग से डॉक्यूमेंट भी होता है, और ये एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर भी प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह अभी करंटली जो 2023-2024 के लिहाज से फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट बनी है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैं कुछ, जो कि जीडीपी ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट के लिहाज से है। फिर कुछ स्पेसिफिक रिस्क उन्होंने हाईलाइट किए हैं जो कि फिस्कल रिस्क हैं, जो फिस्कल, जो हम लोगों को पैसों के लिहाज से, मॉनिटरी लिहाज से हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा। वो है कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क, जिस तरह लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे तो उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। फिर कुछ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, दे आर इनकरिंग कॉन्स्टेंट लॉसेज ऑन द गवर्नमेंट, उसकी वजह से भी हम लोगों को रिस्क हो सकता है, फिस्कल रिस्क हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स। फिर हम लोगों के ऊपर डेप्ट बहुत है, कुछ गारंटीज हम लोगों ने ली हुई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और फिर हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल रिस्क हैं, जिस तरह पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और गवर्नेंस अगर ये प्रॉपर ना हो सकी तो फिर भी हम लोगों के पास सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, और उसकी वजह से एट द एंड फिस्कल रिस्क हम लोगों को आएंगे। तो ये फिस्कल रिस्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एनुअल बजट स्टेटमेंट में ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। फिर हमारे पास सेक्शन 8 है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट का, वो कहता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट शुड आल्सो इंक्लूड एस्टिमेटेड टैक्स एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, की कितने टैक्सेस को वो स्पेंड करेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, उसका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। फिर सेक्शन 5 एंड 10 है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेप्ट लिमिटेशन एक्ट का, ये कहता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट शुड इंक्लूड मीडियम टर्म बजटरी स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो हमारे पास इन शॉर्ट हमारे पास जो एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो नेशनल असेंबली के सामने ऑथराइजेशन के लिए पेश किया जाता है। ये जो हमारे पास एनुअल बजट स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एनुअल बजट स्टेटमेंट का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। आप देख रहे हैं ये 55 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ऑलमोस्ट। फेडरल बजट 2023 टू 2024 का ये एनुअल बजट स्टेटमेंट है, ठीक है। एनुअल बजट स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह ढेर लगा हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स, ये समरी ऑफ रिसीट्स है, ठीक है। फिर समरी ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं। फिर हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अभी हमने देखा था कि पीएफएम के पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट के लिहाज से हम लोगों के पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। फिर ये कुछ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ फिस्कल रिस्क, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स एक्सपेंडिचर्स, मीडियम टर्म बजटरी स्टेटमेंट, ग्रीन बजट स्टेटमेंट, जेंडर बजट स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर रिलेटेड डाटा एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएम मॉड्यूल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, और ये ऑथराइजेशन के लिए एनुअल बजट स्टेटमेंट ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ये ऑथराइजेशन के लिए नेशनल असेंबली के सामने पेश होता है। और जब भी हम लोग एनुअल बजट स्टेटमेंट देते हैं ना, तो इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट भी हम लोग सबमिट करवाते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड एमपी एंड मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के पास एक दफा क्वेश्चन भी आ चुका है कि पाकिस्तान में परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग बनता है, और वो कैसे बनता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ग्रीन बुक भी कहते हैं। तो ये मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, अब इसके अंदर ये आप लोग इधर देख रहे हैं, अगर हम लोग मीडियम टर्म निकाल देना, अभी मैंने बताया था जो मीडियम टर्म है ना, ये पाकिस्तान में 3 सालों के लिहाज से हम लोग एक बजटरी फोरकास्ट करते हैं, वो है
तो अगर हम लोग इसको मीडियम टर्म को निकाल दें तो ये बनता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तो पाकिस्तान में परफॉर्मेंस बेस्ड बजट बनता है, ये वाला जो हम लोग अभी करंटली देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट पाकिस्तान में बनता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ Public Finance Management Act. It pertains to medium term performance based budget, need to be laid before National Assembly along with ABS। एनुअल बजट स्टेटमेंट के साथ साथ हमारे पास मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट भी सबमिट करवाया जाता है। इट इज एन इंडीवर टू स्पेसिफाई द पर्पसेस। इसका ये मकसद होता है कि हमारे जो पैसे लग रहे हैं उसका असल में पर्पस क्या है। आउटपुट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड विद फंड्स अप्रोप्रिएटेड बाय द नेशनल असेंबली, के नेशनल असेंबली से जो फंड्स अप्रूव होते हैं उससे हम लोग क्या आउटपुट्स अचीव करना चाहते हैं। जो भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा, द MTPB बजट्स इंक्लूड्स, वो हर जो भी हमारा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है ना, वो है किसी भी डिवीजन या मिनिस्ट्री का हेड। ठीक है, डिवीजन मिनिस्ट्री कोई डिपार्टमेंट है, उसका जो भी हेड होगा वो उसका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा, और वो ये बजट सबमिट करवाएगा। उसमें पॉलिसी एंड गोल्स होंगे, उसके अंदर पास्ट एंड फ्यूचर एक्सपेंडिचर होंगे, आउटपुट्स एंड आउटकम्स होंगे। अभी मैं आउटपुट्स और आउटकम्स का ना डिफरेंस बताती हूँ क्या है। फिर रिलेटेड KPIs होंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि उससे क्या आउटकम्स निकलते हैं। आउटकम्स आर बेसिकली, अब हमारे पास ये, आप ये देखें, हमारे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद है। ठीक है, इनके जो भी जो इनके सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, इनके सेक्रेटरी ही, जो इनका चीफ ओहदा है, सबसे बड़ा ओहदा जो है, वही इनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है। उन्होंने गोल क्या रखा है, अब मैंने इसके अंदर बताया, हर चीज जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट बनेगा ना, उसके अंदर एक गोल होगा, to protect the vulnerable population from economic shocks and to ensure that the poorest of the poor families have enough resources to meet their basic needs by providing cash assistance through effective and transparent targeting and delivery mechanism। तो हम लोगों ने जो बहुत गरीब लोग हैं उनको इकोनॉमिक शॉक से निकालना है ताकि वो जरा अपने आप को सस्टेन कर सकें। अब उसके लिहाज से हमारी पॉलिसी क्या है, टू इनहेंस फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द पुअर पीपल एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट कम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड टारगेटेड प्रोग्राम्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पीपल, एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ स्पेशली फॉर द लो इनकम ग्रुप्स। ये हमारी पॉलिसी है। अब आउटकम्स क्या है, दो चीजें हम लोग अभी देखेंगे, एक आउटकम्स है और एक आउटपुट्स है। आउटपुट्स हैं, हमारे पास सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। हम लोग वो चेक करते हैं कि क्या वो अचीव हो रहे हैं, क्या वो फिलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आउटपुट से जब ये हम लोग अचीव कर लेंगे ना, आउटपुट्स अचीव कर लेंगे, तो हम अपना फाइनल आउटकम अचीव कर लेंगे। अब आउटकम क्या है, इधर मैंने लिखा हुआ है, आउटकम्स आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी ऑन द टारगेट पॉपुलेशन। कि आपने जो आउटपुट्स प्रोवाइड किए उसके लिहाज से अब आप लोग असेस करेंगे कि आपने कितनी बेहतर सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की। वो आपके कुछ आउटकम्स होंगे, आउटकम्स, कि आप अपनी पॉलिसी की, आप अपने सर्टेन प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस चेक करें कि कितना सर्विस डिलीवरी वो अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया, वो आपने देखना है। तो ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं, जिस तरह बेनजीर कफालत प्रोग्राम है, उसके अंदर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज टारगेटेड जो अचीव किए हुए हैं ना उन्होंने, वो ये नंबर है। फिर उनके जो प्लान टारगेट्स है ना, डिपेंडिंग अपॉन 2021 से 2022 तक उन्होंने प्लान किए 90 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 मिलियन पीपल है। फिर उन्हें 2023 से 2020, अब ये मीडियम टर्म प्रोजेक्शन टारगेट है। मीडियम टर्म मैंने भी बताया भी है कि मीडियम टर्म 3 सालों के लिए होता है। तो ये 3 साल के लिए हम लोगों ने उनको प्रोजेक्ट किया है मीडियम टर्म प्रोजेक्टेड टारगेट के लिहाज से, कि आइंदा आने वाले साल में 9 लाख होंगे, फिर 9 लाख होंगे और फिर 9 लाख होंगे।
फिर बेनजीर तालीम वजायफ के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं 5,183,000। और अगले साल में जो प्लान टारगेट है हमारा वो 6,020,000 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 8,260,000 एंड देन 9 मिलियन एंड देन 10 मिलियन जो हम लोग बेनजीर तालीम वजाइफ देंगे। ठीक है, अब इनका आउटकम क्या अचीव हो रहा है कि अगर हम लोग उनको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम वाले की, इनहेंस्ड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ पुअर पीपल एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स आर प्लेट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पीपल, कि कितने लोगों को हम लोगों ने क्या सर्विस डिलीवरी दी है और क्या उससे वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है कि वो अपलिफ्ट हुए हैं फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज एंड वल्नरेबल पीपल सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आउटकम हम लोग उससे अचीव करें। इसको हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले जिस तरह उसके गोल हैं, फिर पॉलिसी डिक्लेयर किया है, फिर आउटकम्स डिक्लेयर किए हैं, फिर हम लोगों ने उनके आउटकम्स दिए हैं, सॉरी आउटपुट्स दिए हैं, फिर उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे हैं जो टारगेट अचीव कर सकते हैं उसको अचीव कर चुके हैं उसको मेंशन किया है, फिर प्लान किए हैं टारगेट्स, और फिर मीडियम टर्म प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो हम लोगों ने सेट किए हैं। इसको ही परफॉर्मेंस बेस्ड बजट कहते हैं। पाकिस्तान में परफॉर्मेंस बेस्ड बजट ये एग्जिस्ट कर रहा है मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तो ये अब हम लोगों ने दो डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं। एक है हमारे पास एनुअल बजट स्टेटमेंट प्लस मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ये दोनों चीजें हम लोग नेशनल असेंबली के सामने रखेंगे। ठीक है, एक हमारे पास एनुअल बजट स्टेटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं कि इतने पैसे इस डिपार्टमेंट को इस खाते में दिए जाएंगे, और जो मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है वो डिक्लेयर करेगा कि हम लोग उससे क्या आउटकम्स अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ सर्टेन आउटपुट्स हैं और फिर उन आउटपुट्स के लिए कुछ सर्टेन स्पेसिफिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसके लिहाज से हम लोग ये रिजल्ट्स अचीव करेंगे। तो ये दो मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स हैं जब ये ऑथोराइज किए जाते हैं। अब मैं शुरू वाली स्लाइड पे आती हूँ। जब हमारे पास सबसे पहले सेटिंग ऑफ बजट प्रायोरिटीज एंड पॉलिसीज, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बजट कॉल सर्कुलर सेंड किया था और फिर उसके लिहाज से हम लोगों ने मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटेजी पेपर बनाया था। फिर हमारे पास बजट प्रिपरेशन आती है। उसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंस डिवीजन ने पहले अपने लाइन मिनिस्ट्रीज डिवीजन या डिपार्टमेंट्स को बजट कॉल सर्कुलर सेंड किया था और उन्होंने फिर आगे अपने डीडीओज या ऑफिसर्स को सेंड किया था। डीडीओज और ऑफिसर्स ने बजट प्रपोजल बनाया था और उन बजट प्रपोजल्स को रिव्यू करके लाइन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स ने फॉरवर्ड कर दिया था बैक टू द फाइनेंस डिवीजन। अब फाइनेंस डिवीजन ने उसको अक्यूमुलेट करके सारे को एनुअल बजट स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट इधर मैं लिख देती हूँ, एनुअल बजट स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट बनाया और फिर उसके अंदर उन्होंने एक और चीज जो इंक्लूड की वो थी मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उन्होंने बजट ये दे दी हमारी जो नेशनल असेंबली थी उसको प्रेजेंट कर दी। अब नेशनल असेंबली ने जब उसको ऑथोराइज कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया, और जब पीएम ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको अप्रूव कर दिया, तो वो बन गया स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। जो एनुअल बजट स्टेटमेंट थी वो बन गई स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स। अब हम लोग आते हैं बजट एग्जीक्यूशन पे। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने इधर बजट प्रिपरेशन भी पढ़ ली, फिर इधर हम लोगों ने बजट ऑथराइजेशन भी पढ़ ली। उसमें एनुअल बजट स्टेटमेंट आता है और मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट आता है। फिर हमारे पास आती है बजट एग्जीक्यूशन साइकिल। बजट एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है कि हम लोग जो ट्रेजरी है वो फंडिंग रिलीज करेगी टू द स्पेंडिंग एजेंसीज। फिर स्पेंडिंग एजेंसीज उन पैसों को थ्रू पेरोल्स और प्रोक्योरमेंट स्पेंड करेगी, इनिशिएट करेगी। पेमेंट्स आर मेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। जितना भी एक्चुअल खर्चा हो रहा है ना वो सारा का सारा
अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इन ईयर एंड एंड ईयर्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के साल के शुरू में कितने पैसे लगे थे और एंड ईयर में कितने पैसे लगे हैं, और बजट रिपोर्ट्स जो होंगी वो प्रिपेयर की जाएंगी और एजेंसी को भेजी जाएंगी। एजेंसी कौन सी है हमारे पास? जो एजीपी है, हमारा जो अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो है। अब हमारे पास आता है रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग अभी मैं दोबारा दिखा देती हूँ ऊपर से। हमारे पास बजट एग्जीक्यूशन थी, फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग आती है। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग में हमारे पास अब क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो है इन ईयर लीडिंग टू एंड अकाउंट्स। हमारे पास एंड अकाउंट्स आते हैं, उनको हम प्रिपेयर करते हैं फॉर ईच एजेंसी और उसको सबमिट करते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास फॉर द ऑडिट। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो है पास, जिसको हम लोग कहते हैं, उनका स्टाफ परफॉर्म्स ऑडिट्स ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। वो उन जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको उसकी ऑडिटिंग करेंगे। फिर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट्स द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्यूज एन ऑडिट opinion and submits its report to legislative committee responsible for oversight। हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो इन सारी चीजों को हेड कर रही होती है, उसकी ओवरसाइट में उसका एक रोल होता है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC कन्वेंस हियरिंग्स टू डिस्कस ऑडिट रिपोर्ट फाइंडिंग्स। वो मुख्तलिफ मतलब सेशंस कॉल करती है ताकि ऑडिट रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को डिस्कस कर सके। फिर वो कुछ रिकमेंडेशन देती है लेजिस्लेचर को रिगार्डिंग कुरेक्टिव एक्शन टू बी टेकन बाय एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। क्या आप किस तरह से जो कुछ कुरेक्टिव एक्शंस को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एम्बेजलमेंट हो रही है, करप्शन हो रही है, तो आप उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो सबमिट करवाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो 6 पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो हमारी कमेटी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो बता रही थी लेजिस्लेचर को कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को बताएंगे। अब हमारे पास जो लेजिस्लेचर है वो कुछ रेजोल्यूशन पास करेगा और ऑडिट एजेंसीज को बताएगा कि आप किस तरह से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इधर हमारे पास जो हमारा जो प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब उसी को थोड़ा सा बताया हुआ है ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी, ये जो लास्ट प्रोसेस है ओवरसाइट का, उसी का बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग अपने पास इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों के पास क्या नहीं, मतलब इसके अंदर ये बताया हुआ है कि हमारे पास कौन सा ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी साइकिल किस तरह से हमारे पास पाकिस्तान में चलता है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इट स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट स्टेटमेंट बाय द पार्लियामेंट। एंड पहले पार्लियामेंट अपना एनुअल बजट स्टेटमेंट पास करता है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस रिसीव्स बजट एस्टिमेट्स, फिर वो अपना एनुअल बजट स्टेटमेंट बनाते हैं। एनुअल बजट स्टेटमेंट पार्लियामेंट अप्रूव करती है। बजट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये एक पॉइंट है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये बिल्कुल न्यू है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाता है सारे के सारे कि कितने कितने पैसे खर्च हो रहे हैं एक्चुअल में, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर जगह पे रखी जाती हैं। पाकिस्तान के फेडरल लेवल पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, CGA। और जो पंजाब के लेवल पे वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं, डिप्टी कमिश्नरी। और फिर जो डिपार्टमेंट लेवल पे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं, भी मैंने बताया था। प्रोविंशियल लेवल पे अकाउंटेंट होते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब, ठीक है, AGP। फिर वो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाती है, और फिर वो प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट करते हैं। और फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखी जाती हैं। पब्लिक ये वही चीजें हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा दी हैं। आप इसकी बजाय ना अगर लिखना चाहें तो ये, अगर आपके पास आता है तो आप ये वाला ही प्रोसेस लिख दें, वही काफी है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 6 के 6 पॉइंट्स ना लिख दिए हैं, वो काफी हैं।
और उसी का एक कंप्रिहेंसिव सा जो है ओवरव्यू वो ये है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल इसे कहते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इट इज अ सेकंड पॉइंट, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया था दोबारा से। फाइनेंस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो बजट प्रिपेयर करता है, पार्लियामेंट उसको ऑथोराइज करती है, देन डिपार्टमेंट्स या एग्जेक्टिव होते हैं वो उसको स्पेंड करते हैं बजट को, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स, उनको जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो सर्टिफाई करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश की जाती हैं, और वो रिपोर्ट बैक करता है टू द लेजिस्लेटर, विद द लेजिस्लेचर को वो रिपोर्ट करता है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, और वो करेक्टिव एक्शंस जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो उनको देता है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, हम लोगों ने भी पढ़ा था, मीडियम टर्म बजट, मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ठीक है। अब वो जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट हम लोगों ने पढ़ा था उसकी आती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35 ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019। ये कहती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब 6 महीने बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया ना, खत्म हो गया, एक फिस्कल ईयर कंप्लीट हो गया, उसके 6 महीने के बाद वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट इशू करेगी, ठीक है। उसमें बजट एंड एक्सपेंडिचर आउटपुट्स और प्लान एंड डिलीवर्ड की परफॉर्मेंस टारगेट्स बने होंगे, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स होंगे पीएओज वो उसको बनाएंगे रिजल्ट ऑफ द रिपोर्ट। It encourages all divisions, departments, organizations to enhance their efficient budgeting and monitoring capabilities in the coming year. इससे ये होता है कि हम लोगों को पता भी चले कि पैसे कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, वो भी हम लोगों को फायदा हो जाता है। जिस तरह ये एग्जाम्पल है, बजट एंड एक्सपेंडिचर एनालिसिस बाय आउटपुट्स फॉर द 2020, जिस तरह भी मैंने बताया था ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, ये उनकी 2021 से 2022 की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आउटपुट क्या डिक्लेयर किया था उन्होंने, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, ये उसका रिस्पेक्टिव ऑफिस था, ओरिजिनल बजट जो दिया गया था वो ये था, जो एक्चुअल बजट लगा जो स्पेंड हुआ वो ये सर्टेन अमाउंट उससे मतलब काफी कम हुई। इसके रिजल्ट्स और रिमार्क्स क्या आएंगे, प्रोविजन ऑफ रेगुलर इनकम सपोर्ट टू 7.76 मिलियन पुअरेस्ट ऑफ पुअर बेनिफिशरीज थ्रू डिसबर्समेंट ऑफ रेगुलर क्वार्टरली ट्रेंचेस। क्वार्टरली ट्रेंचेस का मतलब है हर 3 महीने के बाद उनको 7,000 रुपया मिलता था पर क्वार्टर पर बेनिफिशरी के लिहाज से, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर 6 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी पेश की जाती है। ये रिपोर्ट है 21 से 22 की, ठीक है, जिसका मैंने इधर हाईलाइट किया। फिर है उनके प्लान एंड डिलीवर्ड की परफॉर्मेंस टारगेट्स, अभी जो मैंने ऊपर दिखाए थे ना उसके अंदर आप देखें ये दिए हुए आउटपुट्स, ठीक है, सबसे पहले आउटपुट्स दिए हुए, फिर उनके दिए हुए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और उनके टारगेट्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है, कि ये टारगेट हमने अचीव करना है। अब जो इधर परफॉर्मेंस टारगेट्स वो बता रहे हैं कि कितने प्लान थे और कितने अचीव हो सके, कितने डिलीवर हो सके। तो इधर आउटपुट्स है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, केपीआईज क्या थी कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, प्लान टारगेट था 10,000, ठीक है। उसके लिहाज से जो डिलीवर्ड टारगेट्स हैं वो 7.726 है, ये 7 मिलियन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 8 मिलियन बेनिफिशरीज एंड 97% ऑफ प्लान टारगेट वाज अचीव्ड। इधर वो ये रिलीफ पैकेज, तो 4,000 होने थे, प्लान थे 3,200 को मिले, तो उन्होंने बताया कि टारगेट इज 80% अचीव्ड। हम लोगों को पता चल रहा है कि कितनी परफॉर्मेंस अचीव हुई है या नहीं हुई। तो ये हमारे पास कंप्लीट बजट का प्रोसेस है इन पाकिस्तान। सबसे पहले सेटिंग ऑफ बजट है, पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, फिर बजट प्रिपरेशन है हमारे पास, फिर बजट ऑथराइजेशन है, इसके अंदर एनुअल बजट स्टेटमेंट आती है और मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है, फिर बजट एग्जीक्यूशन आती है, फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग एंड देन रिव्यू। सो इट इज अ होल साइकिल, इसके अंदर ही हमारा सारी चीजें आती हैं। अक्सर लोग जो पढ़ रहे होते हैं वो बजट प्रिपरेशन को पढ़ रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बजट प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है सारे को लिखे, मतलब कुछ कुछ लिखे, पॉइंट्स लिखे अंदर इंक्लूड करें। बजट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने दो डायग्राम्स और मैंने वो एक फ्लो चार्ट एक टेबल सा बनाया हुआ है वो बना दें इसमें बजट प्रिपरेशन में, दोनों सेटिंग ऑफ बजट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज। मैंने आपको ये समझा दिया, बता दिया, सारी चीजें बताई हैं।
जिस तरह बजट कॉल सर्कुलर क्या है, बजट स्ट्रेटेजी पेपर क्या है, इसमें थोड़ा बहुत आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कि इसमें जिस तरह सिर्फ ये है बजट कैलेंडर, बजट प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्म्स, इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर क्या है कि उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल प्रोजेक्शंस दी जाती हैं। फिर है आप ये इसकी डायग्राम से बना सकते हैं मीडियम टर्म प्रोजेक्शन की लिहाज से। कुछ 2023 का आप सिर्फ ये लिख दें, ऑब्जेक्टिव्स ना लिखें, उसके अंदर 2023 का लिख देंगे ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिवाइवल फॉर पाकिस्तान। फिर बजट प्रिपरेशन प्रोसेस है, इसको सारे को बनाएं, इसकी ये फ्लो चार्ट भी बनाएं, और सॉरी इसका ये टेबल सा भी बनाएं, और साथ में इनका बजट प्रिपरेशन प्रोसेस की डायग्राम भी बनाएं। फिर आप ऑथराइजेशन वाला पॉइंट लिख के उसके अंदर बताएंगे एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा बहुत इसको हाईलाइट करेंगे इसके अंदर, ये बस बेशक लिख दें, इतना काफी होगा कि आर्टिकल 81 और आर्टिकल 73(1), बस ये लिख दें काफी होगा एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर। फिर ये मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बजट का लिखेंगे, ये एबीएस के साथ ही होता है, और उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर ये होता है, ये लिख दें, या ये भी लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लें। और फिर आप लोग लिखेंगे बजट एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है, ये ओवरसाइट प्रोसेस क्या है। ओवरसाइट प्रोसेस के बजाय अगर आप ये लिखना चाहें, ये लिख दें फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल या ओवरसाइट प्रोसेस ये है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट, अब ये जितने भी तकरीबन हैं डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखा भी दिए, एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है, फिर इसके साथ मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, इसके अंदर सारी चीजें हैं। ये 219 पेजेस का देख लें, हर जो भी जिस तरह और दिखाती हूँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इनका गोल क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है, इनके आउटपुट्स और कौन से ऑफिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दियर आउटपुट्स, वो डिक्लेयर किए हैं मैंने। फिर ये बजट इन ब्रीफ है, ये मैंने, ये तो तकरीबन आप सब लोगों ने देखा होगा। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, अभी मैंने आपको दिखाया है 184, हर हर डिवीजन जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट डिवीजन है उनकी दी हुई है, इवेल्युएशन रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इधर बताया हुआ है ये कितना अचीव हो चुका है, वो सारा उन्होंने बताया हुआ है, प्रोसेस कंटिन्यूड है इसके अंदर, वो बताया हुआ है, 60% टारगेट अचीव्ड है, वो बताया हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग उन्होंने हाईलाइट की हुई है। सो इट वाज एवरीथिंग अबाउट बजट मेकिंग प्रोसेस। फिर एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। अब आती है बजटिंग अथॉरिटीज, ठीक है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, इसमें आपने बजटिंग अथॉरिटीज पढ़नी है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर ये डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं, डिवीजन हैं जो कि बजट अथॉरिटी में आती हैं, फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सच लिखने के लिए नहीं आती। फिर कुछ बजट से रिलेटेड कमेटीज होती हैं जो बनी होती हैं, वो आप लोग इधर से पढ़ लीजिएगा, ऐसा सच ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इट इज वेरी क्वाइट समवट इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस एंड रेवेन्यू से रिलेटेड, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, ये है हमारे पास। तो डिफरेंट चीजें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा, अगर रीड आउट करना हो तो कर ले, लेकिन बजट मेकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं और दिखाना था आपको, हम्म, ये एक मैं आर्टिकल आप लोगों को सेंड करूंगी, आप लोगों ने इसमें से देखना है, आ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बजटिंग प्रोसेसेस, ठीक है,
ये आप लोगों ने इसको एक दफा जरूर रीड आउट करना है। पाकिस्तान के बजटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी आपने देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द लार्जेस्ट बेनिफैक्टर। मूविंग फॉरवर्ड में क्या है, अल्टरनेटिव मॉडल्स कौन से हैं हमारे पास, ये सारा कुछ आप सिर्फ इसे एक दफा रीड आउट कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपका एनालिसिस पूछा जा सकता है, सो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये एक लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बाकी इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही था। तकरीबन बजट वाला सारा जितनी भी चीजें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, वो कंप्लीट भी हो गई हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।